नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की जो लोग कलई खोल रहे हैं या जो ऐतराज कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या प्रधानमंत्री मोदी डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये गंभीर आरोप मोदी जी पर, मोदी सरकार पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, पति डॉक्टर प्रभाकर लगा रहे हैं। और डॉक्टर प्रभाकर ने एक खास इंटरव्यू में, अपने ताजा इंटरव्यू में, लेटेस्ट इंटरव्यू में यह कहा है, मुझसे कहा कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मोदी डराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धमकी दे रहे हो। सुनिए डॉक्टर प्रभाकर का ये बड़ा खुलासा। ये प्राइम मिनिस्टर का ये बात का ये मतलब है कि ये थ्रेट दे रहे हैं। थ्रेट दे रहे हैं क्या बोलते हैं आप हिंदी में? धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं क्या? तो देखो, अभी आप इसके बारे में बहुत आलोचना कर रहे हैं, आप पछताओगे। ये थ्रेट है। अब दोस्तों, जो पहला इंटरव्यू मैंने लिया था डॉक्टर प्रभाकर का, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि अगर मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो इस देश का संविधान बदल देंगे, इस देश का नक्शा ही बदल दिया जाएगा अगर मोदी आते हैं। और हो सकता है कि 2029 में फिर चुनाव ना हो। और हड़कंप मचा उस इंटरव्यू से। ये जो इंटरव्यू का दूसरा पार्ट है, ये जो नया ताज़ा हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें भी कई बड़े खुलासे भ्रष्टाचार को लेकर डॉक्टर प्रभाकर ने किए हैं, निर्मला सीतारमण के पति ने की हैं। उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर नहीं आई थी। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी अरुण जेटली की सदारत में इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम नहीं आई थी। ये जो स्कीम है, ये आरएसएस का भी ब्रेन चाइल्ड नहीं था। ये स्कीम मोदी जी की थी। किस तरह से चंदा लेना है, किस तरह से नाम छुपाने हैं, ये स्कीम खुद मोदी जी की थी। और डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि अगर इसमें भ्रष्टाचार है, जिस तरह से रिश्वत ली गई है, चंदा जिस तरह से लिया गया ठेकों के बदले या फिर छापों को रोकने के एवज में, ये एक भ्रष्टाचार का मामला है। और इसमें कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस स्कीम को लेकर आए हैं। उन्हीं की ये सोच थी। ये वो खुलासा कर रहे हैं इस इंटरव्यू में जो आप देखने जा रहे हैं। एक और बड़ी बात, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और अर्थशास्त्री जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हैं, जी हाँ, निर्मला सीतारमण के पति डॉक्टर प्रभाकर, इन्होंने एक और बात कही है। इन्होंने कहा है कि देश का बड़ा प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, इस बैंक पर तमाम तरह के आरोप थे। कई नियमों को यह पालन नहीं कर रहा था। इसने कई नियमों का उल्लंघन किया था इस बैंक ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार के दबाव में, बीजेपी के दबाव में कोटक महिंद्रा को बहुत सी रियायतें दी, बहुत सी छूट दी, बहुत सी ढील दी, फेवर किया कोटक महिंद्रा को रिजर्व बैंक ने। और ऐसा पहली बार हुआ कि रिजर्व बैंक, जो एक ऑटोनॉमस संस्था है हमारे देश की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार के दबाव में एक प्राइवेट बैंक को ऑब्लाइज किया। और इसके बदले में डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब ये काम हो गया तो कोटक बैंक ने एक मोटी रकम बीजेपी को दी और बीजेपी ने उसको कैश किया। अब मैं सब कुछ यहीं पर नहीं बताने जा रहा हूँ। मेरी एक गुजारिश है। वैसे तो डॉक्टर प्रभाकर दक्षिण भारतीय हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश करिए, अंग्रेज़ी तो आप बोलते रहे, हिंदी में कोशिश करिए। तो उनके हिंदी के प्रयास की, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं। एक तो उनकी आप तारीफ़ करें कि कम से कम वो हिंदी बोल रहे हैं। और आप ही लोगों के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, कोशिश करिए इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिए। और ये वो शख्स है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ये सरकार के कामकाज को जानता है। इनकी पत्नी इस देश की वित्त मंत्री हैं, सारे फैसले इन्हीं की पत्नी लेती हैं। जी हाँ, तो इनको सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत हिम्मत करके ये कैमरे के सामने आए हैं और आपके लिए आए हैं। इसको देखिए और इस इंटरव्यू को कोशिश करिए शेयर करिए। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है आपसे
कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत कुछ लोग बोल सकें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है जिसमें काम के बदले पैसा करोड़ों रुपए मिला है, क्या आपको लगता है ये एक रिश्वत का खेल था, ये घूस देने का खेल था, ये एक ब्राइब का खेल था? कहीं ना कहीं सरकार ने रिश्वत ली, बड़े ठेके, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को देके। शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी हिंदी बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं धीमी से बोलूंगा, लेकिन पूरी जी कोशिश करूँ। जी देखिए, मैं ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं। और जो कुछ मैं कहा कि ये बहुत जिम्मेदारी से बोला था मैं। इसको मैं डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि ये मोदी गेट है। और मोदी मैं गेट, मोदी गेट, यस। मतलब आप कह रहे हैं कि ये घपला अरुण जेटली का नहीं, ये किसी आरएसएस का नहीं, ये मोदी का घपला है, मोदी गेट है, ये मोदी ही रिस्पॉन्सिबल, आप ये बता रहे हैं? ये मोदी गेट है क्योंकि अभी भी हाल में 3-4 दिन पहले एक तमिल चैनल को प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें मोदी जी ने ये कहा कि ये उनकी ही है, ये उनकी सोच पूरी है। उनकी सोच है, उनके कहने से ही लागू हुई है। देखिए, ये मोदी गेट है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ भारत की नहीं, ये दुनिया की बहुत बड़ी स्कैम है। स्कैम है। स्कैम, बहुत, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, घोटाला बोलते हैं ना, जी, ये घोटाला बोलते हैं। बहुत बड़ा स्कैम है ये। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक विवरण तो आपको दिया। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं बोला था कि ये उनकी योजना है। उनकी योजना है, उनको कहने से ही रचना की गई थी, उनको कहने से ही उसको लागू हो गए थे, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, मैं इसको सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कहा कि देखिए, आपको आपके सामने जो पैसे का फिगर्स है, 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 20,000 करोड़, 16,000 करोड़, ये एक हिस्सा है बस। लेकिन इससे गहरा किस्सा है, ये है कि इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, जी जीएसटी का अथॉरिटीज हो, सीबीआई का अथॉरिटीज हो, ये आप जैसे लोग जानते हैं कि इसका स्वतंत्रता जी कुछ रही नहीं, बहुत दिनों से, जी बहुत साल। लेकिन एक व्यवस्था, एक संस्था ऐसी थी अब तक, उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल नहीं उठे। ये इंस्टीट्यूशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। That institution also is now under suspicion. I'll tell you why. You know, there is a private bank, Kotak Bank. इसको दो प्रॉब्लम था। जी एक, उनका प्रोमोटर का शेयर लिमिट से ज्यादा हो गया और लिमिट से कम करने का है, 1। सेकेंडली, उसका लीडरशिप जो है, उनका चेयरमैन पद, वो बहुत साल से चल रहा था, उसको भी वेकेट करने का था। आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं? नहीं, कोटक बैंक। अच्छा, कोटक बैंक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोटक बैंक ने भी जी, पैसा दिया है मोदी सरकार को। हाँ, कोटक बैंक। हाँ, लेकिन ये रिजर्व बैंक के नॉर्म से उनका शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करने का था और उसका लीडरशिप पद से उनको हटना था। ये दोनों रूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दिया।
ओहो ओहो। अच्छा, एक मिनट अभी एक मिनट, आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, मैं समझा दूं दोस्तों को। डॉक्टर हाँ साहब कह रहे हैं कि कोटक बैंक, इतना बड़ा बैंक, इसके इसको फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियमों में ढील दे दी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। जी जी। और अभी हमको मालूम है कि ये ढीला कब हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे करने के बाद। जी और जी 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 इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसका मतलब यह है कि ये भाजपा और जो लोग ये सब घोटाला किया, जी। इसके पकड़ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बाहर नहीं है। आप छोड़ दीजिए, ईडी छोड़ दीजिए, सीबीआई छोड़ दीजिए, आईटी ओहो। छोड़ दीजिए, जीएसटी छोड़ डॉक्टर साहब दीजिए, सब बड़ी कुछ छोड़ बात, डॉक्टर साहब आपने बड़ी बात कही, मैं और इसको आसानी से समझा दूं। आपने ये कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि कोटक बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को जिस तरह से फायदा दिया, जिस तरह से सरकार ने फायदा दिया, और उसमें रिजर्व बैंक भी कहीं ना कहीं उस साजिश में, उस योजना में शामिल है। और ये सारी ढिलाई तब हुई नियमों में फायदा पहुंचाने की, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोटक बैंक ने मोटी रकम बीजेपी को दी। एम आई राइट सर, मैं सही कह रहा हूं? जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी ने रिडीम कर दिया, उसका उसका पैसे ले लिया। और जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सरकार ने, भाजपा के नेतृत्व ने इतना इतना प्रेशर डाला जी। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो रेगुलेशन को, वो रूल को ढीला कर दी। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब बड़ी देखिए, बड़ी बड़ी हिम्मत है, मैं तो सुनने में मैं चौंक रहा हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, उसके अंडर में, और फाइनेंस मिनिस्टर आपकी पत्नी है, इसलिए नहीं मैं नहीं नहीं कहूंगा कि सच बोलने में रिजर्व आपका तो रिजर्व बैंक, मतलब जी। नहीं नहीं दीपक जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई मिनिस्ट्री के अंडर में आती नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी एक ऑटोनोमस बॉडी है। जी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करती है। सरकार के साथ काम जी करती है, लेकिन जी सरकार से ही ये स्वतंत्र प्रतिपत्ति के नाते काम करती है। इट इज नॉट अंडर, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी देखिए, जी तो ये एक है। और इसकी इसकी गहराई में और सुनाता हूं आपको, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे। देखिए, बहुत सारे ऐसी फर्म्स इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी, इसके पास पैसे नहीं है, इसको प्रॉफिट्स नहीं है, और इसके प्रॉफिट्स से कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे। कहां से जी आए? टेल मी। जी इसका मतलब ये रहा होगा कि जी तो कहीं ये ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है इसमें। जी। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, आप क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, मुझे लगता है आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो चंद अर्थशास्त्री होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, उसमें आपका नाम शुमार होता है। तो मैं, मेरा तो सौभाग्य है और मेरे दोस्तों का कि इतने बड़े अर्थशास्त्री को सुन रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये काला धन है, तो आप क्योंकि अर्थशास्त्री हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या फिर इसकी जांच होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए? ये जो घपला हुआ है, क्या मोदी के खिलाफ जांच होनी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मोदी की ही स्कीम थी ये, और आप कह रहे हैं इस स्कीम में बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऑब्लाइज किया गया, उसके बदले में पैसे लिए गए। तो क्या ये रिश्वत का मामला है? और क्या इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई जांच होनी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे सीबीआई पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए, नंबर एक? और अगर जांच होनी चाहिए तो कौन जांच करे? अच्छा दीपक जी, इसको दो तीन हिस्से में देखेंगे। नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि ये पूरी स्कीम, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, असंवैधानिक है, जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको
असंवैधानिक बोलने के बावजूद, बोलने के बाद, अच्छा, ये असंवैधानिक स्कीम से जरिए आपने जो पैसे लिए लोगों से, कंपनियों से, इसको आप रख सकते क्या? ओहो ओहो, आप कह रहे हैं कि रख नहीं सकते पैसा। हम्म। अच्छा, ये बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, उसके जी। बावजूद ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोनाउंस होने के बावजूद उसके बाद वो पैसे आप कैसे रख सकते हैं? नंबर 1। कैसे रख सकते? अच्छा, नंबर 2। रिश्वत का पैसा। जी, रिश्वत का पैसा ही है ये। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि अगर भाई वो रिश्वत है और रिश्वत का पैसा कैसे रख सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये गैर कानूनी है सब। अच्छा, इसको बार बार सरकार ने और सरकार की प्रवक्ता ने बोलते जा रहे कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया था इसको, है ना? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बोलते हैं ना, इसीलिए लाए हैं। अच्छा, इफ दैट इज द केस, देन व्हाई इज द गवर्नमेंट सो डेस्परेट इसको रोकने के लिए, इसका जी। डिटेल्स बाहर आने से रोकने के लिए इतना डेस्परेटली सरकार ने क्यों ट्राई किया? एक क्यों ट्रैक? नंबर 2, सरकार की बहुत ऊंचा लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोले थे कुछ कुछ हफ्ते पहले कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का पैसे और चंदा कैसे आता है ये जानकारी जानने के लिए हक नहीं है। हाँ, सरकार ने कहा था। सरकार ने कहा था हक नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको टालने के लिए, इसको डिले करने के लिए इतना कोशिश की, और डेडलाइन से कुछ घंटे पहले फिर सुप्रीम कोर्ट जाके हमको जून 30 तारीख तक समय चाहिए ऐसी मांग की थी। इसका मतलब क्या है? इलेक्शन से पहले कुछ इसका डिटेल्स बाहर नहीं आने के लिए बहुत कोशिश की गई। जी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला थी नहीं, इसको बिल्कुल बाहर आना चाहिए, ऐसा बोले थे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और देश में जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री का जो बड़ी एसोसिएशन है, CII, फिक्की, एसोचैम, इससे भी सरकार ने ये कहलवाया कि उसका डिस्क्लोजर होने से बहुत नुकसान पहुंचते हैं बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज। क्यों? इतना छुपाने के लिए क्या है इसमें? जी। इसका मतलब ये है दीपक जी, सरकार को इसको छुपाने के लिए इतना इंटरेस्ट था कि अगर ये पूरा बाहर आ जाए, उसका करप्शन, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। जी, चंदा धंधा, पूरा पोल खुल जाएगा। रेड चंदा, ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं। एक, रेड होता है और उस कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट दी जाती है, और के इसके हिसाब से कुछ परसेंटेज हिसाब से इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा आता है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, देखिए 2 साल या 3 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर होता है, और ऐसी कंपनी 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ चंदा दे सकते हैं क्या? 2 साल उम्र का एक कंपनी। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, इसका जो भी कंपनी है, उनका जो प्रॉफिट है
उससे बहुत गुणे, बहुत बार, आई मीन मेनी टाइम्स जी प्रॉफिट से ज्यादा चंदा दे सकता है कोई। कहाँ से आता है पैसा? तीसरा, जो कंपनियां नुकसान में है, लॉसेस में है, वो कंपनियां भी बहुत बड़े पैमाने पर चंदा दे दिया। कैसा? जी जी। तो आप चाहते आप हैं इसकी जांच होनी चाहिए? आप रेड किए हैं और तुरंत दो चार दिन में आपको चंदा मिला है, और आप कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको इतना परसेंटेज आपको चंदा मिला है। आप बोल रहे हैं ये कोइंसिडेंस है। आपको क्या कोइंसिडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आप बोलिए। जी, कोइंसिडेंस, संयोग है। सहयोग। अगर अगर ये प्योरली कोइंसिडेंटल है, तो मैं ये मांगना चाहता हूं कि आपके ऊपर ऐसी एक्यूजेशंस आए हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको अनइम्पीचेबल इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी करवाते हैं? आप आ जाइए बाहर, इसके इसके उसके बाहर आप जी क्लीन आ जाइए, सफेद जी सफेद साफ आ जाइए। जी, क्यों नहीं? मैं समझ गया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बता, आपका ये कहना है कि जिस तरह से चंदा दर चंदा लेते गए, ठेका देते गए, या फिर कहीं छापे पड़ रहे हैं, ईडी के उन कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, ये एक संयोग नहीं हो सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इसमें खुद जुडिशियल प्रोब कराना चाहिए, न्यायिक जांच करानी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा कहा। मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अर्थशास्त्री आप हैं और हम एक आर्थिक मुद्दे पे आपसे रात भर बात करते रहेंगे। जी दीपक जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये तमिल टीवी के इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने जी ईडी को, उसके ऊपर भी 1 मिनट मेरे को समय दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर इतना हल्ला मचा रहे हैं, इसको दोष दे रहे हैं, ये लोग तुरंत पछताएंगे। आपने सुना होगा। जी अच्छा, मैं इसका इसका मतलब मैं निकालना चाहता हूं आपके सहयोग से। अच्छा, इसका मतलब ये है क्या कि जो लोग अभी इसके बारे में ऑब्जेक्शंस व्यक्त कर रहे हैं कि ये लोग आज नहीं तो कल, परसों, 10 दिन में, 1 महीने में ये जानेंगे कि नहीं नहीं नहीं, गलती से इसको हम आलोचना की, ये अच्छा है, ऐसे जानेंगे। नहीं तो ये प्राइम मिनिस्टर का ये बात का ये मतलब है कि ये थ्रेट दे रहे हैं। थ्रेट दे रहे हैं, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं क्या? तो देखो, अभी आप इसके बारे में बहुत आलोचना कर रहे हैं, आप पछताओगे। ये थ्रेट है या आपको रियलाइजेशन होगा कल? डॉक्टर प्रभाकर, आपके जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, जो एफर्ट्स हैं, जिस तरह से आप रोशनी डाल रहे हैं जहां जहां अंधेरा है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे शो पर आते रहें और इसी तरह से प्रकाश डालते रहें। और आपने आज जो हिंदी बोली है वो भी बहुत गजब की बोली, लगता ही नहीं था कि आप हिंदी नहीं जानते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रभाकर।